डबल नेचर। विकिरण क्या होती है? जो आप सूर्य से लाइट मिलता है, आपको पता है उसमें 3 तरह की लाइटें मिलती हैं। एक लाइट वो होती है जिसका तरंग दैर्ध्य 4000 से एबव होता है और 8000 की क्या होता है, बीच होता है। और 4000 से नीचे जो होती हैं वो अदृश्य विकिरण होती है, वो दिखने का काम नहीं करती। अर्थात जब वह लाइट जब किसी वस्तु पे क्या होती है, पड़ती है, तो आपको दिखता है, नहीं दिखता है। एज एग्जाम्पल ऐसा समझिए कि जैसे आपने घर पे कोई खाना बन रहा है, तो तवा पर खाना बन रहा है, तवा पर कुछ देर खाना बनने के बाद तवा को उतार के रख दिए, अब उसके आप पास बैठ जाओ, तो आपको क्या महसूस होता है? उसमें महसूस होती है ना। इसका मतलब उसमें से विकिरण निकल के आपके शरीर में क्या हो रही है, प्रवेश करती है, तो आपको ऊर्जा मिलती है। लेकिन वो लाइट किसी अन्य पास की वस्तुओं को देखने में मदद करता है? टेंशन वर्क नहीं करता है। उसी तरह से 4000 से 8000 होता है, जो निकलती है तो दिखाने का काम करती है। 4000 से कम होता है तो दिखाने का काम नहीं करती। 8000 से एबव भी दिखाने का काम नहीं करती। तो इस चीज़ में हमें विकिरण के बारे में पढ़ना है और द्रव्य का डबल नेचर पढ़ना है, द्वैत प्रकृति पढ़ना है। सबसे पहले आप लोग प्रकाश की घटनाओं में क्या क्या पढ़े हैं? प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। अर्थात लाइट जब किसी सतह पे पड़ती है और ऐसी सतह पे पड़ती है जो लाइट के लिए क्या है, अपारदर्शी है, तो उस सतह से वो लाइट टकराकर पुनः क्या हो जाती है, जिस माध्यम से गई होती है उसी माध्यम में विभिन्न दिशा में क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। जैसे गई इस दिशा से और आई उसी माध्यम में, लेकिन किसी दूसरे दिशा में चली गई। इस घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन। और जब लाइट किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, जब उसमें क्या करती है, प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। जब विचलित होती है तो उस घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था? व्यतिकरण। जब दो सोर्स से लाइट जाती है और अगर वो समान आवृत्ति समान कला की होती है, तो देखा क्या गया था कि माध्यम में कई बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है, अधिकतम, और कई बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। इस घटना को क्या कहा गया? विवर्तन कहा गया। उसके बाद प्रकाश की एक नई घटना जानी गई, का विवर्तन। विवर्तन में क्या देखा गया कि जब लाइट ट्रेवल करता है, अब कुछ ऐसे किनारों से ट्रेवल करे जिसके किनारे तीक्ष्ण हो। तीक्ष्ण मतलब नुकीले किनारों से। जब नुकीले किनारों से वो प्रकाश क्या होता है, जाता है, तो वो किनारों की तरफ क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तो किनारों की तरफ मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट घटना, सबसे जो है प्रकाश की अंतिम घटना जो है, वो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना, जो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। किसी घटना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव में ये देखा गया कि जब हम किसी धातु को रखते हैं, जब उस पर क्या होती है, लाइट पड़ती है, तो कुछ समय बाद वो क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। आवेशित हो जाने का मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अर्थात किसी भी धातु के मेटल पर, कोई भी धातु है, उस धातु के ऊपर हम सूर्य की लाइट क्या करते हैं, आपतित कराते हैं, डालते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उस धातु से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, रिलीज होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने की घटना को हम कहते हैं कि प्रकाश किसका प्रभाव दिखा रहा है, वैद्युत का प्रभाव। क्योंकि वैद्युत वही होता है जहाँ क्या होता है, आवेश होता है। आवेश के रूप में कौन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन। तो अगर धातु से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो विद्युत का हम तो प्रभाव देख लिए ना। तो इस विद्युत के प्रभाव में किससे जुड़ा हुआ है, प्रकाश से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए इस घटना को क्या दे देते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की डिफिनेशन क्या देंगे कि जब भी किसी धातु पर प्रकाश क्या किया जाता है, आपतित कराया जाता है या डाला जाता है, तो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अब किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना, किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का क्या होना, उत्सर्जन होना एक रुचिकर चीज है। ये जानना सबको जरूरी है कि किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कैसे होता है। तो किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन होता है, सबसे पहले इसी के बारे में पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कैसे होता है या क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन
ये आपकी पहला चीज़ है कि किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कैसे होता है, किसमें होता है, किसमें नहीं होता है। तो देखिए हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ की रचना किससे हुई है, अणुओं से हुई। मतलब पदार्थ जो बना है किससे बना है। तो अगर पदार्थ को हम खंडन करना चालू करें, इसको तोड़ें, तो पदार्थ किसके रूप में जाएगा, अणु के रूप में टूटेगा। ठीक। चलिए तो देखिए पहला इस पार्ट का जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, निकलना, सिंपल सा बात है। तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन क्या है समझिए। कोई भी पदार्थ है, अगर पदार्थ का हम खंडन करते हैं तो आपने पहले से ही पढ़ा है, केमिस्ट्री में ही पढ़ा है कि पदार्थ जो मिलकर बना होता है किससे मिलकर बना होता है, अणु से मिलकर बना होता है। तो शुरू में यही तो पढ़ाया जाता था कि पदार्थ का सबसे जो छोटा इकाई होता है क्या होता है, अणु होता है। जैसे जैसे मनुष्य की टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, तकनीक बढ़ती गई, तकनीक का मतलब टेक्नोलॉजी, जैसे आप देखेंगे बाद में चल के सूक्ष्मदर्शी हुआ, तो सूक्ष्मदर्शी हुआ तो नई टेक्नोलॉजी है, तो नए नए ज्ञान हमें क्या हुए, प्राप्त हुए। उसके बाद सुरंगन सूक्ष्मदर्शी बना, उसके बाद और थोड़ा सा नॉलेज बढ़ा। तो जैसे जैसे हमारी तकनीक क्या होती गई, विकसित होती गई, हमारा ज्ञान भी क्या होता गया, विकसित होता गया। और उस विकसित में हमने सबसे पहले जो पढ़ा था कि पदार्थ जो होता है, पदार्थ को तोड़ेंगे तो टूटते टूटते वो अपना सूक्ष्म इकाई कहाँ तक पहुँचता है, अणु तक पहुँचता है। अणु बाद में पता चला कि ये भी तोड़ा जा सकता है। तो इसको पता चला कि अणु टूटता है तो किसके रूप में टूटता है, परमाणु के रूप में। तो माना गया कि परमाणु अब सबसे छोटा है। और तकनीक बढ़ी और जानकारी इकट्ठा हुई, तो पता चला कि परमाणु भी सिंगल नहीं, ये भी कई चीज़ों का क्या है, संयोजन है। और इसको तोड़ा गया तो इसके जो है दो प्रकार के कण मिले, एक अस्थायी कण और एक, दो प्रकार के कण जानते हैं ना आप लोग, होता है अस्थायी कण कितने होते हैं, 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक ई, एक पी और एक। और अस्थायी कण है, बहुत से कण है, ठीक है ना, सैकड़ों कण है जो अस्थायी कण होते हैं, जिसमें आपको शुरू में बताया गया। क्वार्क नाम सुने थे, और भी कण है जैसे इलेक्ट्रो, मेसान, न्यूट्रोनो, ये सब कौन से कण होते हैं, अस्थायी कण। ये किसी किसी एटम में पाए जाते हैं और किसी किसी एटम में नहीं पाए जाते। एटम की संरचना धीरे धीरे जब अध्ययन होता चला गया तो लास्ट तक फाइनल बात कहाँ तक पहुंची कि एटम जो होता है किसके आकार का होता है, ये सब एटम एक गोले के आकार का होता है। और इस गोले के आकार में इसके केंद्र पर एक क्या होता है, छोटा सा भाग होता है, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, नाभिक के नाम से जानते हैं। तो ये वाला भाग क्या होता है, नाभिक होता है। अब इस नाभिक में दो लोग प्रेजेंट करते हैं, उपस्थित रहते हैं, एक प्रोटॉन और एक, और इन दोनों को संयुक्त रूप में क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करता रहता है, चक्कर लगाता है, आपने पढ़ा है ना जी। चलिए तो आप देखिए, अब कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो इसमें हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी कक्षा की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में मूव कर रहा है तो बिना एनर्जी क्षय का मूव करता है। ये लोग आप लोग पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट पार्ट में भी परमाणु की जब संरचना पढ़ा जाएगा तो ये सारी चीज़ें आपको क्या होगी, क्लियर होगी कि परमाणु तक का हम संरचना तक कैसे कैसे पहुँचे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इस कक्षा में भी मूव कर रहा है, इसमें भी मूव कर रहा है, इसमें भी मूव कर रहा है, इसमें भी मूव कर रहा है। कक्षाएं जो है मुख्य क्वांटम संख्या आधार से जानते हैं, तो K, L, M और क्या होती है, N होती है। कक्षा में कोष होते हैं, कोष में क्या होते हैं, उपकोष होते हैं। तो तमाम चीज़ें होती हैं, सब डिटेलिंग जो है आपको केमिस्ट्री में मिलती है। हमें नॉर्मली इस बात को समझने के लिए ये चाहिए कि जब भी ये इलेक्ट्रॉन देखिए इस कक्षा में घूम रहा है तो इसके पास एक एनर्जी है। जैसे IUKG में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसका लेवल वही है, उसी लेवल में वो पढ़ सकता है, क्योंकि उसका माइंड उतना तक ही क्या है, विकसित है। और एक कक्षा की जो है लेवल क्या क्या है, बांटा गया उम्र के हिसाब से। इस उम्र के बच्चे इसमें पढ़ेंगे, इस उम्र के बच्चे इस कक्षा तक पढ़ सकते हैं, है कि नहीं।
उसी तरह से इस परमाणु में जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबकी एनर्जी के हिसाब से उनकी कक्षाएं क्या रहती हैं, फिक्सेस होती हैं। अब इन एनर्जी में यदि अंतर होता है, अंतर का मतलब बदलाव, जैसे मान लो इसके पास सिंपल समझो कि 50 जूल एनर्जी है और इसके आप बाहर से एनर्जी इसको कहीं से मिल रही, 50 की जगह मान लो कि इसको कहीं से एनर्जी मिल गई 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया। तो जब इसको एनर्जी मिलती है तो ये क्या करता है, इस कक्षा से ये जंप करता है, इस कक्षा से क्या करता है, जंप करता है और जंप करके नेक्स्ट कक्षा में आने का प्रयास करता है। अगर उस लेवल की एनर्जी हो जाती है तो उस कक्षा में आकर के जंप कर जाता है और जंप करने के बाद पुनः वहाँ कुछ समय तक रुक 10 पावर माइनस 8 सेकेंड का टाइमिंग होता है, 10 पावर माइनस 8 सेकेंड तक ठहरता है और पुनः अपनी कक्षा में क्या हो जाता है, लौट जाता है। और इस अंतराल में जितनी एनर्जी वो क्या करता है, रिलीज करता है, वह एनर्जी हमें विकिरण के रूप में क्या होती है, प्राप्त होती है। अर्थात किसके रूप में प्राप्त होती है, एनर्जी के रूप में प्राप्त होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, विकिरण। इसमें आपका अब एनर्जी के हिसाब से उसका लेमडा आवृत्ति होता है, अलग अलग एनर्जी होगा तो अलग अलग क्या होगी, विकिरणें होंगी। इसलिए जब भी पदार्थ को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उससे विकिरण निकलती है, मतलब उससे क्या निकलती है, एनर्जी बाहर निकलती है। और उस एनर्जी का मान बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि वह किस रेंज में आ जाता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के रेंज में आ जाता है। तो जो उससे विकिरण निकलती है उससे हमें वस्तुएं क्या होने लगती है, दिखाई देने लगती है। अब यहाँ आपने ये समझा कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा तो क्या करेगी, अपने से ऊपर कक्षा में जंप करेगी। अब मान लो जो बाहरी कक्षा में होगा एज विच, जैसे मान लो ये बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, अगर इसको हम एनर्जी देंगे तो ये भी तो अपनी कक्षा को छोड़ के जाएगा। ये ऑलरेडी किस कक्षा में है, सबसे बाहरी कक्षा में। तो जब इसको एनर्जी मिलेगी तो ये क्या करेगा, इस पदार्थ को, इस एटम को छोड़ने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। अगर इस एटम को छोड़ेगा तो इसका मतलब ये परमाणु इलेक्ट्रॉन का क्या किया, उत्सर्जन की। ये एटम क्या किया, इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। जैसे आपने सुने होंगे कि NaCl होता है ना, NaCl जब ये बॉन्ड बनाते हैं, बंध बनाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जो Na होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके किसको दे देता है, क्लोरीन को दे देता है। ऐसा ही नहीं करता है। जैसे Na में कितने होते हैं, 11। तो अगर ये Na का जो है एटम है सोडियम का, तो इसके वायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2 होते हैं, नहीं जी, पहले में कितने होते हैं, 2 होते हैं ना, और दूसरे में 3 होते हैं, 8 होते हैं, और इसके वायतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करता है, आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में बताया गया कि जिसके वायतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है वो तो अस्थायी होता है, लेकिन यदि 3 रहता है तो वो त्यागने का क्या रखता है, प्रवृत्ति रखता है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग देता है। क्लोरीन के पास 17 होते हैं, तो पहले में 2 होता है, दूसरे में 8 होता है और तीसरे में 7 होता है। तो उसको एक कमी रहती है, इसको एक की क्या रहती है, वृद्धि रहती है। तो ये इलेक्ट्रॉन दे करके अपना शरीर बंध रहा है। उसी प्रकार से जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, उसी घटना को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करना है। तो अगर इस एटम को हम एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी जब पाएगा तो इस कक्षा को छोड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अपनी कक्षा छोड़ के जाता है तो इस एटम से क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। तो किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं किया जा सकता। ये केवल किस में किया जाता है, केवल मेटल में होता है। मेटल मतलब धातुओं में। धातुओं में इसलिए होता है कि धातु ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके वायतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब ऐसी कंडीशन बनती है, कौन सी, Na वाले। इसमें ऐसे अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पूरे पदार्थ में क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। जैसे मान लो ये कोई धातु का टुकड़ा है, अब ये धातु का टुकड़ा है तो ये किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है। इसमें एटम की संख्या कितनी होंगी, असंख्य। अगर कोई पूछता है कि इसमें एटम कितने होंगे, असंख्य होंगे, इसकी लिमिटेशन नहीं है। तो अगर इसमें संख्या असंख्य है तो जितने भी एटम होंगे सभी एटम में कौन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा।
तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जब बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब, तो ऐसे यहाँ ध्यान से देखना, अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन ऊपरी सतह पे है, ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा बीच में हो, जैसे ये पूरी मोटाई में है ना, तो पूरी मोटाई में तो एटम 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 बने होंगे ना, कुछ मोटाई में होंगे एटम। तो अगर कुछ मोटाई में एटम होंगे तो इसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, सबके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड में नहीं रह रहे हैं, जो परमाणु के नाभिक के द्वारा आकर्षण बल से क्या हुए हैं, कम जुड़े हुए हैं। अब यहाँ देखो, जब इसको एनर्जी मिलती है तो ऐसे नॉर्मली यदि ये चाहता है कि हम पदार्थ को क्या कर दें, छोड़ दें, ऐसे एग्जांपल समझो, फ्री इलेक्ट्रॉन ये चाहता है कि हम पदार्थ को क्या कर दें, छोड़ दें, तो क्या होगा, अगर ये पदार्थ को छोड़ना चाहता है तो इससे आउट होगा। अच्छा, जो ही ये इससे आउट होगा, इलेक्ट्रॉन पदार्थ से जो ही क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, ये किस प्रकार का आवेश बनेगा, ऋणावेशित है। अगर इस पदार्थ से अगर एक ही इलेक्ट्रॉन निकला तो ये कैसा आवेश बनाएगा, ऋणावेशित। अब पदार्थ को कैसा बनाएगा, धनावेशित। तो अगर ये ऋणावेशित है और जिससे निकला वो क्या हो गया, धनावेशित हो गया, तो यहाँ वैद्युत का नियम लागू हो जाएगा, प्लस और माइनस, और इसके बीच कौन सा बॉन्ड लग जाएगा, आकर्षण लगेगा। अगर मान लो ये पेन है, पेन ही मान लो क्या है, मेटल है, अगर इस मेटल से एक इलेक्ट्रॉन मान लो निकला, तो जो ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश होगा, ऋणावेशित। ये कैसा बन गया, धनावेशित। तो धन और ऋण के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। तो धन और ऋण के बीच आकर्षण के कारण क्या हो जाएगा, पुनः यह पदार्थ इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, खींच लेगा। इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन पदार्थ को छोड़ के जाएंगे ही नहीं। फ्री तो हो गए हैं, लेकिन उतना फ्री नहीं हुए हैं कि पदार्थ को क्या कर दे, छोड़ दे। रीजन, क्योंकि जो ही वो छोड़ते हैं तब तक वो पदार्थ क्या बन जाता है, धनावेशित। और वो धनावेशित बनने के कारण उन इलेक्ट्रॉनों को क्या लगाता है, वैद्युत बल। किस कैसा, आकर्षण का। जब आकर्षण का लगाता है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, आकर्षित होकर उस पदार्थ में क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। और इस प्रकार से ये पूरा पदार्थ जो है कभी भी आवेशित नहीं हो पाता है, मतलब नॉर्मल स्टेज में आवेशित नहीं होता है और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। तो इसको बाहर निकलने के लिए रोकने वाला कौन है, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकलने के लिए कौन रोक रहा है, आकर्षण बल। तो यदि हम इसके विरोध में, किसके विरोध में, इस आकर्षण बल के विरोध, मान लो 2 न्यूटन का लगा, कितने न्यूटन का लगा रहा हो, एज एग्जाम्पल ये जो लगा रहा है कितने न्यूटन का लगा रहा है, 2 न्यूटन। अब तुमने बाहर से कितना न्यूटन दे दिया, इस इलेक्ट्रॉन को 3 न्यूटन दे दिया, तो क्या ये बल उसको रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा ना। 4 न्यूटन देंगे तो रोकेगा, 5 न्यूटन देंगे तो ये कितना न्यूटन लगा रहा है, 2 न्यूटन। अगर हम कितना न्यूटन दे, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन के बल से खींचे, क्या बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि 2 न्यूटन खुदे लगा रहा है। ये जो ही निकला इस पदार्थ से, पदार्थ कितना न्यूटन लगाया, 2 न्यूटन। तुमने इस इलेक्ट्रॉन पे कितना लगाया, 1 न्यूटन, निकलेगा, 1.5 पे निकलेगा, 2 पे निकल जाएगा। हाँ, साम्यावस्था हो जाएगी ना, साम्यावस्था हो जाएगी, विरोधी नहीं करेगा। और जाने के लिए क्या है, फ्री है। हम गाड़ी पे बल क्यों लगाते हैं, क्योंकि धरती क्या करती है, विरोध करती है। अगर धरती विरोध करना क्या करती है, छोड़ दे, घर्षण ना लगे तो हमें बल लगाने की जरूरत है नहीं, चल रही तो चल ही रहे, कोई रोकने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से जो ये 2 न्यूटन का बल लगा रहा था, अगर हम 2 न्यूटन का बल लगा दें तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। अच्छा, 3 न्यूटन का लगाएंगे तो होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। 4 न्यूटन का होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो एनर्जी हम अधिक से अधिक दे सकते हैं, लेकिन कम से कम क्या है, एक लिमिट है। एनर्जी जितना अधिक देंगे इजी निकल जाएगा, लेकिन कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, तो एक ऐसा लेवल आएगा कि उससे कम कर देने पर वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकता है। जैसे हम 1 पे निकाल सकते हैं क्या, नहीं। 1.5 पे निकाल सकते हैं, नहीं। 2 से थोड़ा भी कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन
मतलब इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने के लिए हमें एक न्यूनतम एनर्जी की क्या पड़ती है, आवश्यकता है। अगर उस न्यूनतम एनर्जी को दे दें तो इलेक्ट्रॉन उस पदार्थ से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो जो न्यूनतम एनर्जी लेने की कैपेसिटी रखता है, जो उसको ज़रूरत होती है कि जिस एनर्जी को देने के बाद वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, फ्री कर देगा, उस एनर्जी को क्या कहते हैं, याद रखना इसको बोलते हैं कार्यफलन। अर्थात किसी भी धातु के प्लेट को या धातु को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अधिक से अधिक जितना देंगे उस पर निकल जाएगा, लेकिन कम से कम क्या है, एक लिमिट है कि इससे कम हो जाएंगे तो नहीं निकलेगा, इसीलिए ये न्यूनतम कहना जरूरी है। तो किसी भी पदार्थ को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे वो इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है, उत्सर्जन कर देता है, उसे क्या कहते हैं, कार्यफलन। कार्यफलन की डिफिनेशन याद हो। तो ये कार्यफलन क्या है, एक एनर्जी का मान होता है, इतनी एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए चाहिए। अब इस एनर्जी को देने के कई तरीके हैं। जैसे आप ये एनर्जी देना चाहते हैं तो इस एनर्जी को आप कई तरीके से दे सकते हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास पदार्थ है, इस पदार्थ में ये चालक पदार्थ है, इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तो जवाब है कि है। अगर इस फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचे, इस इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है, रिलीज करना है, तो हमें इसके बल में क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। अर्थात हमें ऐसी एनर्जी देना पड़ेगा जिससे ये क्या कर सके, इसको तोड़ करके अमुक्त हो सके। तो ये जो एनर्जी देने का तरीका है हम कई तरीकों से दे सकते हैं। तो निम्नलिखित 4 विधियां प्रमुख हैं। कितनी विधियां, 4 विधियों में देखो, सबसे पहली जो विधि है उसका नाम है तपायनिक उत्सर्जन। क्या नाम है इसका, तपायनिक उत्सर्जन। देखा होगा कभी के घर पे आप लोग नॉर्मली प्रेस करते हैं, प्रेस करेंगे तो आप प्रेस करके एक बार ऐसे लेके जाइए, उसके बाद देखिए उस शर्ट का जो ऐसे करेंगे तो वो क्या करने लगता है, बाहों का ये जो रोआ है उसको क्या करने लगता है, आकर्षित करने लगता है। देखे कि नहीं देखे। कोई भी चीज़ यदि धूप में रख देते हैं, जो प्लास्टिक की कुर्सी है, प्लास्टिक की कुर्सी कहाँ रख दीजिए, धूप में रख दीजिए। धूप में रखने के बाद कुछ समय बाद जाएंगे तो वो अच्छा आकर्षण दिखाती है, किस चीज़ का, बालों। आपको इसी समझ में आ जाएगा। तो पहला जो उत्सर्जन होता है वो कैसे होता है, तापायनिक उत्सर्जन। मतलब किसी भी वस्तु को, किसी भी धातु को यदि क्या करे, गर्म करे, तो गर्म करने से क्या होता है, जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं इनको एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलने के बाद जितनी एनर्जी की आवश्यकता है, अगर उतनी एनर्जी मिल जाती है तो वह इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उस पदार्थ को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। तो यह उत्सर्जन क्या कहलाता है, तापायनिक उत्सर्जन कहलाता है। दूसरा है क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन क्या है, अब देखिए जैसे ये पदार्थ है, इस पदार्थ में कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे बल कौन लगाता है, वैद्युत क्षेत्र। अगर ये पूरा मेटल कहाँ रख दिया जाए, ऐसे क्षेत्र में रख दिया जाए जहाँ पे क्या हो, वैद्युत क्षेत्र, तो इस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगना चालू हो जाएगा, बल लगेगा। बोलो, अगर ये कहाँ रख दिया गया, वैद्युत क्षेत्र में, तो वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, तो जवाब है कि लगेगा। और फोर्स कितना होगा, किसके बराबर, तो स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, लगाए गए वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, इस पे बल लगेगा ना इस डायरेक्शन में। अगर यहाँ मान लो यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आने में तो इसको कोई टाइम नहीं लेना है, क्योंकि धातु में वो कहीं भी क्या हो सकता है, आ सकता है, जा सकता है। वो फ्री, पूरे पदार्थ में घूमने के लिए क्या होता है, फ्री होता है। अब यहाँ आ गया तो यहाँ से इसको जो ही बाहर निकलने का प्रयास करेगा, ये क्या करेगा, इसका जो ही बाहर निकलेगा तब तक ये क्या लगाएगा, आकर्षण बल। यदि वैद्युत बल इतना बल लगा दिया है कि इसके लगाए गए बल के क्या है, बराबर है, इसके आकर्षण बल के क्या है, बराबर है, तो क्या हो जाएगा, उस पदार्थ से निकल जाएगा।
दूसरा हम कर सकते हैं, कैसे उत्सर्जन कर सकते हैं? क्षेत्र उत्सर्जन। तीसरा उत्सर्जन है देखो, और तीसरा तरीका क्या है? उस पदार्थ को एनर्जी को बाहर निकालने का। इस एनर्जी को आप सिंपली प्रकाश वैद्युत क्या करते हैं? प्रभाव। आप सिंपल इस पदार्थ पे क्या कर देते हैं? लाइट को डाल देते हैं। जब लाइट डालते हैं तो इसमें क्या होता है? इस लाइट में एनर्जी होता है। जब ये एनर्जी किसको मिलता है? इलेक्ट्रॉनों को मिलता है। तो वो क्या हो जाते हैं? यदि उतनी एनर्जी पा जाते हैं, जितनी एनर्जी उसको उत्सर्जित होने के लिए चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाते हैं? उत्सर्जित हो जाते हैं। एक चौथा तरीका बहुत ही सटीक तरीका है और दूसरा तरीका है। इन तीनों तरीकों से हटकर एक चौथा तरीका होता है जो इसमें नहीं दिया है। चौथा तरीका है, जैसे मान लो ये आपका धातु है और इस धातु के पास क्या है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसको रिलीज करना है। रिलीज मतलब इस धातु से क्या करना है? बाहर निकलना है। बार बार इस बात को ध्यान दीजिए, जो ही ये इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र है, गति करते करते जो ही पदार्थ से क्या आएगा? बाहर आएगा, ये पदार्थ क्या बन जाएगा? धनावेशी, और उसको पुनः क्या कर लेगा? आकर्षित कर लेगा। तो यह फ्री इलेक्ट्रॉन अपने आप ही पदार्थ से अलग नहीं हो सकता है। फ्री इलेक्ट्रॉन स्वयं ही पदार्थ से अलग नहीं हो सकता है। इसको अलग होने के लिए हमें बाहर से क्या देनी पड़ती है? एनर्जी देनी पड़ती है। अब वो एनर्जी हमने कितनी विधियों से पढ़ा? 3 विधि। पहली विधि क्या थी? पानी गर्म कर दीजिए, गर्म कर देंगे, इसकी एनर्जी मिल जाएगी। क्या कर जाएगा? उड़ जाएगा। क्षेत्र उत्सर्जन, इसमें क्या लगा दीजिए? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे, इसमें बल लगेगा, उस बल के कारण इससे क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तीसरा क्या है? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, चाहे प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहिए। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में इस पर क्या डाल दीजिए? लाइट डालिए। लाइट डालेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी। उससे क्या निकल जाएगा? बाहर। चौथा तरीका ये है कि आप किसी ऐसे इलेक्ट्रॉन को उच्च वेग से फेंक दीजिए। तो अगर इसको फेंकेंगे वेलोसिटी देकर के, तो इसके पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी के होगा। तो जब ये जाता है और जाकर के इससे क्या होता है? टकराता है। तो टकराने के बाद इसकी जितनी ऊर्जा होती है, ये पूरी ऊर्जा किसको दे देता है? इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो इस पदार्थ से ही क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। और उसकी जगह कौन ले लेता है? ये वाला इलेक्ट्रॉन, जिसको अपने एनर्जी देके क्या किया हुआ है? भेजा हुआ। तो इस प्रकार से हम किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कितने प्रकार से कर सकते हैं? 4 प्रकार से कर सकते हैं। तो समझे सभी लोग जी? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। एक तपायनिक उत्सर्जन, दूसरा क्षेत्र उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, और ये टक्कर के द्वारा। ठीक है ना? ये 4 तरीकों से इलेक्ट्रॉन का क्या किया जा सकता है? उत्सर्जन किया जा सकता है। चलो हेडिंग बनाओ, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन।